सब भाई वीएनसी कनेक्ट करो। हमने लास्ट क्लास में कनेक्शन देखा था कि किस तरीके से हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते हैं मर्न स्टैक के अंदर। मर्न स्टैक को देख रहे हैं। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस में हमारी चीज़ क्या है, हमें एक देखना है कि भाई रजिस्ट्रेशन पार्ट क्या है, कि अगर हम कलेक्शन बनाना चाहते हैं या फिर हम डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से हमारे पास MongoDB के हमारी एप्लीकेशन के थ्रू होगा, और उसके साथ साथ हम वेब एपीआई को टेस्ट किस तरीके से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज देखनी है कि हमारे पास ये पूरा पैटर्न किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रजिस्टर यूज़र से, फिर उसके बाद हम आएंगे दूसरी चीज़ों पे, लॉगिन, पासवर्ड हैशिंग कैसे करना है, सारी चीज़ें। तो हम आते हैं, इसको खोलते हैं। अब ये उसी कनेक्टिविटी में फ़ोल्डर डिस्ट्रीब्यूट होके रखे हुए, तुम्हें क्या करना है, उसी में काम करना है। जो तुम्हारे पास बना हुआ है उसी के आगे काम बढ़ाते जाना है, और सारी चीज़ें तुम्हारे पास वैसी पैरेलली चलती रहेंगी। सही, ये काम हम सब कर चुके हैं। हमने एनवायरनमेंट बनाया था, हमने यूटिल्स में कनेक्शन बनाया था, फंक्शन। अब उसके बाद हमारे पास तुम्हें 3 फोल्डर्स नए नज़र आ रहे हैं जो कि हम बार बार डिस्कस करके आ चुके हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमने यहाँ पर ये खुद बनाए हैं, लेकिन पहले .NET में या फिर लारावेल के अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें मेंटेन्ड हुई हुई नज़र आ रही होती हैं। उसमें क्या था, वो पैटर्न था MVC। यानी कि हम क्यों करते हैं MVC को, इसलिए करते हैं कि भाई हमारा सेपरेशन ऑफ कंसर्न बढ़ जाए और चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाएं, आसान हो जाएं। हमारे पास सारी चीज़ें हमें पता चल रही हों कि क्या क्या कहाँ पे मौजूद है, और किस तरीके से जहाँ एरर हो वहाँ पर फाइंड आउट किया जाए। तो MVC को यहाँ पर भी बनाने की कोशिश की जाएगी कि भाई हम फुल स्टैक में बैकएंड सर्वर पे किस तरीके से MVC बनाते हैं। तो MVC में पहला पार्ट हमारा मॉडल्स का, M फॉर मॉडल्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जेस, अब एक्सप्रेस पे काम कर रहे हो, मोंगूज पे काम कर रहे हो, पूरा JS बेस्ड काम है जावास्क्रिप्ट में। यानी कि यहाँ से फंक्शन और तुम्हारे पास दूसरी चीज़ क्या, राउटिंग, यही 2 चीज़ें नज़र आएंगी। या तो फंक्शन बन रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट बन रहा है, या फिर एरे बन रहा है, और कुछ इसके अलावा नई चीज़ नहीं होगी। तो यहाँ क्या किया हमने, नाम रखा यूज़र मॉडल .js। अब इसको तुम कुछ भी नाम दे सकते हो कि तुम्हारे पास सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही हैं। तो यूज़र मॉडल .js, इसका मतलब है कि भाई यूज़र की रजिस्ट्रेशन का पार्ट मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ, और उस पार्ट को डिफ़ाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोंगूज में हमें स्कीमा बनाना पड़ता है। सही, हम मोंगूज में से, जैसे हमने पिछली क्लास में mongoose.connect यूज़ किया था, अब वही लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, स्कीमा जनरेट करने के लिए। यानी कि कलेक्शन ये मांगेगी मुझसे, जब भी मैं कलेक्शन बनाने जाऊंगा डेटाबेस के अंदर, तो वो वेब एपीआई के थ्रू कर रहे हो या फिर कहीं पर भी, तो मैं एपीआई क्रिएट कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू, किसकी, रजिस्ट्रेशन पार्ट की, और स्कीमा बना रहा हूँ कि भाई ये रिक्वायर्ड है, ये रूल बन गया। जैसे हम क्या करते हैं, इसका सिंपल मतलब ये है कि हम टेबल बनाते थे SQL में, वही चीज़ हम यहाँ पर स्कीमा के थ्रू कर रहे हैं कि हम एक टेबल बना के रख रहे हैं। इसको अगर टेबल समझ लो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना दिया, तो यहाँ पर हमारे पास पूरा इस तरीके से डिफाइंड हो गया कि भाई यूज़र नेम है। अब यूज़र नेम में हमने क्या बोला कि भाई टाइप स्ट्रिंग होगी, और देन रिक्वायर्ड ट्रू। इसका मतलब है भाई ये रिक्वायर्ड है, अगर ये नहीं जाएगा API टेस्टिंग में तो ये रिटर्न एरर ही करना है। यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, कलेक्शन में हमारा एक कलेक्शन बनेगी नहीं, डॉक्यूमेंट नज़र नहीं आएगा। तो हमने 4 चीज़ें रखी, इसके अलावा और चीज़ें भी रख सकते हो। हमने सारी चीज़ें, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, ये पूरा डिफ़ाइन कर दिया। और इसके बाद ये पूरा जब डिफ़ाइन हो गया यूज़र स्कीमा, तो अब ये स्कीमा तो जनरेट हो गया, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे मॉडल जनरेट करना है, यानी कि कलेक्शन बनानी है, उसका नाम देना पड़ेगा। तो कलेक्शन का नाम क्या दिया गया, यूज़र्स। और यूज़र्स में हमने क्या किया, यूज़र स्कीमा को डिफ़ाइन कर दिया। यानी कि 2 चीज़ें मांग रहा है, पहला कलेक्शन का नाम और दूसरा स्कीमा जो तुमने बना के रखा हुआ है, जिसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, अपनी कलेक्शन को फॉलो करेगा, रूल्स। यानी कि सिंपल आसान अल्फाज में ये क्या होगा तुम्हारा, ये कलेक्शन का एक रूल बन गया, या रूल्स बोल दो, इसके अकॉर्डिंगली चलना है उसको। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है, जो काम तुम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सीखते थे वही कर रहे हो।
न्यू mongoose क्लास है और यूज़र क्या है, यूज़र ऑब्जेक्ट है। यूज़र ऑब्जेक्ट बन गया है और इसी यूज़र के थ्रू तुम क्या करोगे, एपीआई क्रिएट करोगे। बात क्लियर? तो यही यूज़र तुम्हें क्या होगा, यही प्रोवाइड करेगा आसानी के आगे मैं जब फंक्शन बनाऊंगा कंट्रोलर में, तो यही चीज़ मुझे आगे यूज़ करनी है कि भाई ये यूज़र है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है, इसके हिसाब से चलो, ये चीज़ें ये मांग रहा है इसकी वहाँ। क्लियर है? तो पहला काम होगा मॉडल बनाना। फिर वीसी में क्या हुआ, आगे मॉडल कंप्लीट हो गया है, व्यू है नहीं अभी हमारे पास, व्यू की बात हो गई साइड पे। उसके बाद बचा हमारा कंट्रोलर, क्योंकि हम एपीआई बना रहे हैं तो व्यू तो है नहीं अभी यहाँ पर। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पर कंट्रोलर में सबसे पहला काम तो यही है जो हम बना के आए वहाँ पे, क्या एक्सपोर्ट करवा के आए ऑब्जेक्ट यूज़र का, तो उसको हमें क्या करना है, गेट करना है। कैसे गेट करना है, जैसे हमने यूटिल्स की फाइल को db.js को गेट किया था प्रीवियस क्लास में, यूज़र मॉडल को गेट किया। अब यहाँ पर भी हमने यूज़र लिख दिया और मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि भाई इसको कुछ भी नाम दो, वहाँ से जो आ रहा है वो इसके अंदर ग्रैब हो जाएगा। इसमें यूज़र एग्जिस्ट हो, यूज़र फाइल हो, यूज़र मॉडल हो, कुछ भी लिखो, बस तुम्हें ये गेट करना है और वो नीचे गेट कर लेगा। और फिर उसके बाद तुम्हारा ये जो है ये फंक्शन कुछ मिलता जुलता नज़र आ रहा है जो हमने एक्सप्रेस में जब क्लासेस 2-3 उसकी ली थी तो उसमें हमने रिक्वेस्ट और रिस्पांस देखा था, और उसमें भी ये बात कही थी, सिर्फ हमने इसको यूज़ किया था रिस्पांस को शो करवाने के लिए रिज़ल्ट। हमने ये डिस्कस किया था कि रिक्वेस्ट तो आ ही नहीं रही है, रिक्वेस्ट तो क्लाइंट साइड के एंड से आती है, यूज़र के एंड से आती है, तो वो रिक्वेस्ट अब आएगी। रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी, एपीआई टेस्ट कर रहा होगा, चाहे वो रिएक्ट से आ रही हो, एंगुलर से आ रही हो, कहीं से भी आ रही है, क्लाइंट साइड से आएगी। तो अब रिक्वेस्ट मेरे पास नीचे भरपूर यूज़ हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। हम फंक्शन बना रहे थे, हम डायरेक्ट उसको ओपन करके मैसेज डिस्प्ले कर रहे थे। तो मैंने सबसे पहला काम ट्राई में ये किया, console.log request.body, यानी कि बॉडी में क्या आ रहा है, बॉडी किसकी, जेसन की पूरी बॉडी, तो उसके अंदर क्या रखा हुआ है बॉडी के अंदर, तो वो मैं इनकमिंग डेटा डिस्प्ले कर रहा हूँ, मेरे पास नीचे ही आ जाएगा ये इनकमिंग डेटा। उसके बाद ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं और आगे लिखा हुआ भी है, क्या हो रहा है, क्या लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, यानी कि बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं उसको तोड़ के अलग अलग करके वेरिएबल्स में डाल रहा हूँ। अब ये वेरिएबल हरगिज़ किसके नहीं है, यहाँ की बात हो ही नहीं रही है अभी, तो ये सिर्फ मैं रिक्वेस्ट वेरिएबल्स को ले रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे ही करना है, यानी कि नेम ही होना चाहिए, मेल ही लिखा होना चाहिए, पी नंबर नहीं होना चाहिए और पासवर्ड नहीं होना चाहिए। ऐसे ही रिक्वेस्ट आएगी तो ये एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज इसको की मैच नहीं होगी। तो ये React.js हो या फिर API टेस्टिंग, दोनों में ऐसे ही करना। फिर उसके बाद चेक कर लेना है लॉजिक क्या है, सिंपली क्लियर कट पता चल रहा है कि क्या कर रहे हो। देखो किसको यूज़ किया जा रहा है, ऊपर जो स्कीमा है, इसी के थ्रू तुम्हारी कलेक्शन भी गेट हो रही है और तुम्हारा स्कीमा भी गेट हो रहा है। तो तुमने फाइंड वन किया और क्या यूज़ कर रहे हो, यूज़र ईमेल। ये कहाँ बनी हुई थी, कौन सी वाली फाइल में, मॉडल वाली फाइल में। तो यहाँ स्कीमा के अकॉर्डिंगली तुम मैच कर रहे हो कि भाई जो रिक्वेस्ट आ रही है मेल, उसमें मेल में ये फाइंड वन देखो कि ये पहले से मौजूद तो नहीं है, अगर है इफ़ यूज़र एग्जिस्ट तो देन क्या कर दो, स्टेटस। अब देखो डॉटनेट में हम जो API बनाते थे उसके हमारे पास स्टेटस ऑटोमेटिकली डिफाइंड थे, यहाँ करने पड़ते हैं क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है। वहाँ डॉटनेट में प्री सपोर्टेड होता है, वहाँ सब चीज़ें डिफाइंड थी। तो यहाँ पर तुम्हारे पास स्टेटस तुमने बोला 400, कोड पता होने चाहिए स्टेटस कोड। तो ये क्या है, ये तुम्हारा इनवैलिड कोड है कि 400 हुआ, तो मैंने मैसेज रिटर्न कर दिया जेसन में, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैसेज मैंने यहाँ पर बनाया तो ये जेसन क्या होगा, रिस्पॉन्स है, ये मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है जो मैं पहले ऐसी मैसेज डिस्प्ले कर रहा था। रिक्वेस्ट हुई, रिस्पॉन्स रिटर्न हो गया, सही। और अगर मेरे पास ये नहीं होती कंडीशन, अगर ये मेरे पास यहाँ से गुजर के आ जाता है, मेरी ईमेल नई है, तो मेरी नई ईमेल के थ्रू अगर है तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा क्रिएट।
हमने एक इंसर्ट वन फंक्शन पढ़ा था MongoDB में, तो हम क्रिएट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बैकएंड में इसको क्रिएट करवा सकते हैं कलेक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट वेरिएबल्स को उस स्कीमा की फील्ड्स में डाल रहा हूँ, सही। और उसी को मैंने क्या कर लिया, एक वेरिएबल में भी ले लिया। क्यों? क्योंकि जब कोई टेस्ट कर रहा है एपीआई तो उसको भी तो रिजल्ट पता चलना चाहिए। मैं क्रिएट हो जाए, यहाँ तक हो जाएगा क्रिएट, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई क्रिएट हो चुका है? तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर देखो 201 का स्टेटस कोड है कि क्या है, क्रिएटेड का। 201 हमेशा इस्तेमाल होता है कि क्रिएशन कर दिया। तो यहाँ जेसन में मैंने दो चीज़ें दी। एक मैंने जो आईडी गेट हो रही है, अब देखो आईडी खुद बनाता है MongoDB, तो वो मैंने निकाल के देखनी है। तो वो कैसे किया, यूज़र क्रिएट, इसी में सब कुछ रखा हुआ है, ._id ऐसे ही बनती है MongoDB में। और फिर आगे उसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, क्योंकि वो स्ट्रिंग नहीं होती, वो किसके अंदर रखी हुई होती है, ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। तो उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, यानी कि डायरेक्ट डिस्प्ले करो मुझे। और यहाँ मैसेज के अंदर मैंने क्या किया, मैंने यूज़र क्रिएट लिख दिया कि भाई क्या है, यहाँ पर मेरा पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, जो भी मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे रिक्वेस्ट में कि भाई ये डेटाबेस में जा चुकी है। डेटाबेस में तो यहीं चली गई है, लेकिन ये मैं अपना टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग को दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि डेवलपर भी क्या कर सके, देख सके कि भाई कोई और टेस्ट कर रहा है कोड, तो वो भी देख सके, सही। और कैच एरर में क्या करना है, डायरेक्ट एरर गेट करना है, console.error, एरर ड्यूरिंग यूज़र रजिस्ट्रेशन। और नीचे हमारे पास एक एरर नेम के थ्रू भी हम कर सकते हैं, एक वैलिडेशन एरर। वैलिडेशन एरर क्या है, वैलिडेशन एरर ये कि अगर कोई मिसिंग है तो बोलेगा कि भाई ये रिक्वायर्ड है, आपने स्कीमा में डिफाइन किया हुआ रिक्वायर्ड ट्रू, तो वो रिक्वायर्ड है, लाजमी देना पड़ेगा। तो वो चीज़ यहाँ पर हमने इस तरीके से डिफाइन करी और यहाँ एरर डॉट मैसेज डिस्प्ले कर दिया, सही। तो ये, और इंटरनल सर्वर एरर है तो 500, तो सारे स्टेटस कोड यही चलेंगे। तो ये याद भी हो जाते हैं कि सर्वर एरर होता है तो 500 होता है, और 400 वैलिडेशन एरर होता है, 201 क्रिएटेड होता है, 200 जो होता है वो सक्सेसफुली लॉग इन, सक्सेसफुली इन सब चीज़ों के लिए कि कोई किसी चीज़ की सक्सेस हो गई है, तो वो हम कर रहे होते हैं, बन नहीं रहा होता उसके अंदर कुछ 200 के अंदर, वो लॉग इन के अंदर यूज़ हो रहा होगा 200। क्लियर? तो यहाँ पर लास्टली हमने क्या करना है, ये सब जब पूरा काम हो गया तो हमने लास्ट में यूज़र रजिस्टर लिया। अब देखो यहाँ एक चेंज नज़र आ रहा है, कर्ली ब्रेसेस लगे हुए। कर्ली ब्रेसेस किस लिए लगे हुए? उसका रीज़न ये है कि भाई मैं मल्टीपल फंक्शंस भी यहाँ पर एक्सपोर्ट करवा सकता हूँ, सिर्फ एक ही फंक्शन थोड़ी होगा कंट्रोलर के अंदर। मैं इसके अंदर लॉगिन भी डालूंगा, मैं ऑथेंटिकेशन का भी फंक्शन डालूंगा, तो वो सब कॉमा लगा लगा के कर दिए जाएंगे एक्सपोर्ट। अगर मैंने कर्ली ब्रेसेस हटा दिया तो इसका मतलब है मैं सिर्फ एक फंक्शन को क्या कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, जैसे हम यहाँ कर रहे थे। यहाँ सिर्फ हमने सिंगल फंक्शन किया था क्योंकि इसके आगे कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर, तो हमने यहाँ कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए थे। क्लियर है? तो ये कंट्रोलर हो गया, हमारे पास मॉडल हो गया। आखिरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बगैर तुम्हारी ये दोनों चीज़ें नहीं चलने वाली, वो है तुम्हारा राउट। राउट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि एपीआई को क्या राउट देना है, किस के थ्रू तुम्हारे पास एपीआई टेस्ट की जाए, कौन से राउट पे कॉल किया जाए। तो यहाँ पर आता है तुम्हारा एक्सप्रेस का काम, और एक्सप्रेस में किस राउट पे कहाँ फंक्शन रखा हुआ है, कंट्रोलर लेना। यानी कि सीक्वेंस ऐसा है, मॉडल, कंट्रोलर और देन राउट, सही। तो यहाँ पर कंट्रोलर को ग्रैब किया और यहाँ हमने एक्सप्रेस से राउटर को उठा लिया, और उसमें हमने दो चीज़ें लिख दी कि भाई राउट बना दिया। अब इस राउट का कोई भी मकसद नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ये सर्वर पे अगर तुम खोलो ब्राउज़र पे तो नज़र आ जाए, तो ये बस इसका रीज़न है, वरना हम काम पोस्ट का कर रहे हैं, सही। जो HTTP वर्ब्स होते हैं वेब API में, जो HTTP वर्ब्स होते हैं API के अंदर, उसमें हमारा पोस्ट का काम है यहाँ पर। तो हम रजिस्टर राउट को, अगर इसको भी बनाओगे तो काफ़ी है तुम्हारे लिए, सही। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑथ कंट्रोलर जो भी है हमारा, उसको लेके हम कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अब वहाँ से सिर्फ एक ही एक्सपोर्ट हुआ हुआ है, अगर 2 करोगे तो 2 रिकमेंड करेगा, 3 करोगे तो 3 रिकमेंड करेगा।
तो इस तरीके से तुम्हारे फंक्शंस जो हैं ऑथ कंट्रोलर से आ रहे हैं। फिर एक्सपोर्ट राउटर और देन मेन फाइल पे आ जाओगे तुम्हारा ये सर्वर। और यहाँ पर तुम्हारे पास देखो पिछली क्लास में यहाँ क्या किया था हमने, ये वाला काम किया था हमने, सही, इसको हमने डिफाइन किया था। अब उसके ऊपर एक और चीज़ नज़र आ रही है कि हम क्या बोल रहे हैं, app.use, और इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, हमने यहाँ पर भी एक कॉन्फ़िगरेशन बनाई है पूरी API auth। यहाँ पर भी एक सेट किया है कि भाई ये लिखेंगे तो हमारी वेब API जो है वो पूरी कंप्लीट होगी, सही। तो वेब API कंप्लीट कैसे होगी, मेरे पास कि मैं लोकल होस्ट, पहले तो सर्वर चलाते हैं हम, फिर उसके बाद हम पहले क्या करते थे, पहले ऐसे ही बनाते थे, राउट होम कर दिया, अबाउट कर दिया। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पैटर्न है कि मैं इसके अकॉर्डिंगली चलूँगा। और इसके आगे क्या होगा, किसको कनेक्ट किया हुआ है, राउटर। और राउटर क्या लेके बैठा हुआ है, राउटर में हमारे पास क्या था, ये, यानी कि ये कंप्लीट जब होगा जब मैं रजिस्टर्ड लिखूँगा। अगर तुमने इतना लिखा तो कुछ नहीं गेट होगा। तो मैं अगर पूरा राउट डिफाइन करना चाह रहा हूँ तो ऐसे पूरा होगा, सही, ये पूरा राउट होगा, यानी कि यही API है तुम्हारी, समझ लो यही तुम्हारी वेब API है। और यही वेब API रेडी हो चुकी है, इसको अब तुम्हें क्या करना है, टेस्ट करना है। तो यहाँ पर अब ऊपर देखो वही कॉमन चीज़ें एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं हम राउटर से। हाँ, एक जो चीज़ कर रहे हैं हम वो क्या कर रहे हैं कि भाई हमारा पूरा पैटर्न जो है वो किसका है, जेसन में। और ये जेसन आगे जब सेट करना होगा पोस्टमैन में, तो पोस्टमैन में क्या सेट करना होगा, इस जेसन के फॉर्मेट को एक्सेप्ट करवाने के लिए कंटेंट टाइप, इसको हमें सेट करना होगा जब ये हमारी वैलिडिटी होगी कि भाई सही पोस्ट किया जा रहा है, टेस्टिंग सही की जा रही है, सही। तो पूरा जेसन फॉर्मेट रखा है और यहाँ पर API का पैटर्न ये है। देन बात आ जाती है कि हम टेस्टिंग कहाँ पे करें। तो टेस्टिंग में बार बार तस्करा भी कर चुके हैं कि हम भाई किस चीज़ को यूज़ करने का काम हमने बात की थी, हमने बात करी थी पोस्टमैन को यूज़ करने की। तो पोस्टमैन किस तरीके से यूज़ करोगे, क्योंकि वहाँ हमने क्या किया था, .NET में तो हमने स्वैगर API वो खुद दे रहा था हमें, तो हमें पोस्टमैन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वहाँ पर भी हम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये मर्न स्टैक के लिए। कहीं पर भी PHP की API हो, तुम्हारे पास तुम्हारी मर्न स्टैक की वेब API हो, तुम्हारी .NET की वेब API हो, किसी भी प्लेटफॉर्म की हो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पोस्टमैन को ही यूज़ करना है टेस्टिंग के लिए। तो वहाँ हमारा कोर्स का पार्ट नहीं था, तो हम इतनी डिटेल में गए नहीं थे। तो यहाँ पर हमारे पास कोर्स का पार्ट है ये, क्योंकि हमें इसी पे करना है डिपेंडेंट रह के। तो यहाँ पर डाउनलोड पोस्टमैन, सबसे पहला काम ये करना है, और देन इस पर गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, इस पे जाना है। जुनैरा तो किसका मोबाइल है, साइलेंट कर दो। तो यहाँ पर विंडोज़ 64 बिट डाउनलोड करना है। अच्छा, इसको ऑनलाइन भी चला सकते हो, ऑनलाइन भी है, लेकिन प्रेफरेंस क्या है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में काम करने में सही होता है। तो इसको डाउनलोड करना है, यहाँ से डाउनलोड करोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, छोटी सी तुम्हारे पास ये पूरी एप्लीकेशन है, यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। इसको डाउनलोड कर लोगे सिंपली, और फिर डाउनलोड करने के बाद तुमने क्या करना है, कुछ चीज़ें साइन अप वगैरह का पूछेगा, वो करना है नॉर्मली। और देन तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से फाइनली ये आ जाएगा पोस्टमैन का रिज़ल्ट, और इसको तुमने ओपन कर लेना है। तो ये चलेगा ऑनलाइन ही, डेस्कटॉप पे भी ऑनलाइन ही चलेगा, लेकिन डेस्कटॉप एप्लीकेशन में थोड़ा कंफर्ट यहाँ पर सारा व्यू होता है। तो ये भी मेरे पास यहाँ पर ऑनलाइन ही पूरा कनेक्ट हुआ हुआ है, और मेरी किससे, ईमेल से ही कनेक्ट हुआ हुआ है, सही। तो यहाँ पैटर्न क्या है, तरीक़ेकार क्या है काम करने का। सबसे पहले ऊपर तुम्हें नज़र आ रहा है क्या करना है, वर्क स्पेस होता है यहाँ पर, यानी काम करने की जगह। तो वर्क स्पेस पे सबसे पहला काम क्या करना है, क्रिएट वर्क स्पेस, सही। तो यहाँ क्या ऑप्शन है, ब्लैंक वर्क स्पेस। देन किया हमने नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद इस वर्क स्पेस का नाम दे दोगे। तो मैं क्या कर दूँ, मैं बोलूँ कि भाई प्रोजेक्ट वर्क स्पेस, इस तरीके से मैंने एक नाम दे दिया। और यहाँ पर मेरे पास देखो, यहाँ पर क्या है, 1 मेंबर, यानी कि प्रोजेक्ट बेस है, इनवाइट करना है कोई दूसरों को टेस्ट करने के लिए, तो उनको भी अभी इंटरनल API कर रहे हैं, तो वरना पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, पब्लिक भी कर सकते हैं इसको, सही, कि क्या हो, सारी जगह एक्सेसिबल हो। और कब होगा वो तो होस्टिंग पार्ट में होता है। तो यहाँ पर
हमने क्या किया, everyone in tech accord इसमें हमने क्रिएट कर दिया और यहाँ पर इसको इस तरीके से एक्सेस करके यहाँ पर आ गए हम इस तरीके। तो ये हमारा एक वर्क स्पेस पूरा आ गया। अब उसमें हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, कलेक्शन। तो मैंने यहाँ पर किया न्यू, और यहाँ पर न्यू में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं कि मुझे क्या करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक नई कलेक्शन बनाऊँगा और कलेक्शन का एक नाम दे दूँगा कि भाई API टेस्टिंग, कुछ इस तरीके से दे दिया मैंने नाम, सही। और API टेस्टिंग में अब फाइनली हमारे पास बात आती है कि हम क्या करें, रिक्वेस्ट, सही, वही जो REQ चल रहा था। तो हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट बनानी है। तो रिक्वेस्ट ये डिफ़ॉल्ट किसकी बना देता है, गेट की। तो HTTP वर्ब्स जो होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, यही सारी चीज़ें तुम्हारे पास होंगी। तो इसको क्या कर देना है, क्योंकि हमारे अभी पोस्ट की रिक्वेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पोस्ट, और देन पूरा URL बना के आए थे हम क्या बना के आया था, हम ये बना के आया था। और इसको जो मेरा यहाँ पर एक मोटिव था कि भाई ये नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, तो उसको क्या करें, सबसे पहले हमें काम करना होगा, सर्वर को स्टार्ट करना होगा। तो पहले मैं यहाँ पर सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। सर्वर को स्टार्ट हो गए तो तुम्हारी API टेस्ट हो सकती है, अदरवाइज API नहीं चलेगी। जब सर्वर ही नहीं खुला हुआ तो वो किस पे टेस्टिंग करेगा, सही। तो यहाँ पर सर्वर पहले स्टार्ट करना है और फिर उसके बाद URL को गेट करना, सही है। तो मैं यहाँ पर अगर देखो, अगर जो मैं बता रहा था कि मैं इधर आऊँ और यहाँ पर मैं लोकल होस्ट 4000 5000 पोर्ट है, और उसके बाद मैंने क्या किया, मेरी जो पैटर्न बना हुआ है वो ये बना हुआ है API auth, और मैंने सिर्फ यही किया तो कुछ नहीं गेट करेगा क्योंकि इसको पता ही नहीं है राउट में है क्या। तो राउट में क्या डिफाइन था, राउट में डिफाइन था रजिस्टर। तो यहाँ देखो क्या हुआ, अब ये डायरेक्ट जाहिर है कि क्या मांग रहा है, ये एरर तुम्हें यही देगा कि भाई सब रिक्वायर्ड है, यूज़र वैलिडेशन फेल्ड। यानी कि ये डायरेक्ट कहाँ आ रहा है, ये कंट्रोलर में यहाँ पर आ रहा है डायरेक्ट, कि मैंने कुछ दिया ही नहीं है, तो वो वैलिडेशन एरर दे रहा है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर वैलिडेशन एरर आ रही है, और उस वैलिडेशन एरर को कैसे ख़त्म करना है, क्योंकि हमें API यहाँ लिखनी है, वहाँ कोई मकसद नहीं है इस API का। क्लियर है। तो यहाँ पर कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। क्लियर। और फिर उसके बाद यहाँ पर आ गए हम हेडर्स। हेडर हमारे पास इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इस हेडर्स की ज़रूरत पड़ेगी हमेशा। तो यहाँ वो जो मैं करके आया था, मैं बता रहा था कि जेसन रिक्वायर्ड होता है, तो मुझे क्या करना है, कंटेंट टाइप सेट करनी है, और यहाँ पर मैं क्या डिफाइन करूँगा, एप्लीकेशन /जेसन, सही। ये पैटर्न हो गया उसी मिडलवेयर के लिए जो हम छोड़ के आए थे वहाँ पर मेन ऊपर application.use में, सही। ये कर लिया, बॉडी पे आए, तो अब बॉडी में डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि मैं रॉ डेटा भेज सकता हूँ, मैं URL इनकोडेड डेटा भेज सकता हूँ, मैं फॉर्म डेटा भेज सकता हूँ। फॉर्म डेटा का यूज़ जब किया जाएगा जब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कोई इमेज फाइल वगैरह टेस्ट करवा रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करें, हम रॉ पे आएँ, और रॉ डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जेसन पे सिलेक्टेड होता है। यहाँ ख्याल रखना है कि जेसन ही सिलेक्ट होना चाहिए। अगर ये हुआ दूसरी चीज़ें तो तुम्हारी एक्सेप्ट नहीं हो रही होगी, एरर यही होगा, तुम्हारी टेस्टिंग ही नहीं होगी API की। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे अब इसको रिक्वेस्ट भेजनी, ये समझ लो तुम फॉर्म फिल कर रहे हो, यानी कि वो जो क्लाइंट साइड पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है ये वही है, सही। तो मैं रिक्वेस्ट भेजना चाह रहा हूँ, क्या क्या रिक्वेस्ट में भेजूँगा, सबसे पहली चीज़ कि भाई नेम है, ये कौन से नाम लिख रहा हूँ, मैं यहाँ वाले नाम लिख रहा हूँ जो मेरे कंट्रोलर में डिफाइंड थे। क्या, बॉडी में जो भी जाएगा वो क्या जाएगा, ये जाएगा। तो मुझे नेम, मेल, पीनम, पास, इन चारों चीज़ों को देना है। अगर एक भी मिस करी तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैंने नेम डिफाइन किया और मैंने ये डाल दिया, अब इसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं ईमेल नहीं लिखूँगा, मैं मेल लिखूँगा क्योंकि रिक्वेस्ट इसी से जा रही है, सही। और यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक ईमेल बना दी, sayyadjazib963@gmail.com, सही। और इसी तरीके से आगे बढ़ते गए। अब फिर पीनम फ़ोन नंबर के लिए इसको भी डिफ़ाइन कर दिया, इसको सेम कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास लास्ट आ गया पासवर्ड, सही। और इसको हमने पासवर्ड को दे दिया, सही। ये पूरा हो गया कंप्लीट।
पैटर्न सेट हुआ, बॉडी बन गई है, और देन फिर क्या करना है हमने, लास्ट सेंड पे बटन पे क्लिक करना है। सर्वर स्टार्ट होना चाहिए, सेंड बटन पे क्लिक करोगे तो नीचे एक रिटर्न होगा, और वो कहाँ आके रुका है, 201 क्रिएटेड। क्रिएटेड कहाँ था, कौन सा रिस्पॉन्स है, अब हमें कोड में पता है एग्जैक्टली कि क्या कर रहा है, ये वाला रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। 201 पे मैसेज में क्या रखा हुआ था, यूज़र क्रिएट, यानी कि मुझे पता है कि यूज़र क्या क्रिएट हुआ है, और आईडी भी रिटर्न कर रहा है, ये डिफ़ॉल्ट बनी है, और यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें कलेक्शन में, यानी कि ये डेटाबेस में बन चुका है। अगर कोई एरर होता तो वो यहीं आता, सही, कोई गलत चीज़ होती, अब मैं दोबारा कोशिश करूँ इसी को तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि भाई मैंने एक चेकिंग भी लगाई हुई थी ना। क्या लगाई हुई है चेकिंग, मैंने लगाई हुई थी फाइंड वन, कि दोबारा रिपीटेटिव ईमेल नहीं जाए। तो उसने चेक किया, पहला काम वो यही कर रहा है, चेक किया, और मैं देन मुझे रिटर्न कर दिया 400 बैड रिक्वेस्ट। अब ऐसा नहीं है ये नंबर कुछ भी है और ऐसे ही डाल दो तो वो तुम्हें बैड रिक्वेस्ट, वो कोड ही यही होता है। अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो सारे कोड, स्टेटस कोड्स यही डिफाइंड होते हैं, तो पता होता है इसको। तो 400 बैड रिक्वेस्ट है, यानी कि इसका मतलब है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये की खुद बनाई जाती है और ये मैसेज तुम्हारे पास नीचे से रिटर्न किया जा रहा है। क्लियर है बात। तो डेटाबेस में जाके चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हारा अगर यहाँ सही चल रहा है तो इसका मतलब है पता है तुम्हें कि भाई परफेक्टली तुम्हारी एपीआई जो है वो टेस्ट की जा चुकी। क्लियर। तो उसको इम्प्लीमेंट करो, बनाओ आगे से उसी प्रोजेक्ट में जहाँ पर कनेक्शन बनाया था उसी के आगे से कंटिन्यू करना है। मॉडल, कंट्रोलर, देन राउटर।